Dear students of class 4th, I am starting a new chapter, 13th chapter of your EVS book, Safety Rules. आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, हमें उन्हें कैसे फॉलो करना चाहिए और कहाँ पर कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। ठीक है, सेफ्टी रूल्स का मतलब यही है जो वो रूल्स जो हमें सेफ करें, जो हमें सुरक्षित रखें। So what are these rules and how they are followed? This is the part of your chapter. Now I am starting. Have you ever fallen and hurt yourself? Have you ever by mistake cut yourself with a blade or a knife? Have you ever seen two vehicles colliding with each other? All these are examples of accidents. देखो कभी ऐसे हुआ होगा कि आप जो है वो गिर गए होगे और हर्ट कर लिया होगा आपने अपने आप को। मतलब जब हम प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते, जब हम सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमें चोट लग सकती है। तो क्या आप कभी गिरे और आपको चोट लगी? हैव यू एवर बाय मिस्टेक कट यूर सेल्फ? कभी गलती से आपने अपने आप को कट कर लिया विद अ ब्लेड और अ नाइफ, ब्लेड या नाइफ से यूज़ करते वक्त? हैव यू एवर सीन टू व्हीकल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर? कभी आपने देखा है कि दो व्हीकल्स जो हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं? ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंट्स। ये सब एक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्लाइड की फोटो में देखो कि एक बच्चा जो है वो स्टेयर्स उतरते वक्त जो है वो किस तरह से स्टेयर्स उतर रहा है। ठीक है, और गिरने के चांस है उसके, गिर जाता है। ठीक है, एक बच्चे के हाथ में ब्लेड है और उसका ब्लड निकल रहा है, और दो व्हीकल्स मतलब दो साइकिल्स को बॉयज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और वो आपस में कोलाइड करके टकरा गए। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट मे हर्ट यू। एक्सीडेंट्स हैपन सडनली एंड मोस्टली ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट जो है वो मोस्टली कैसे हैपन होते हैं? अचानक, सडनली, ड्यू टू केयरलेसनेस, जब भी हम लापरवाही करते हैं। ठीक है, जब भी कोई लापरवाही होती है, कोई केयरलेसनेस होती है, हम ध्यान नहीं देते, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो अचानक एक्सीडेंट हैपन होता है। पीपल में गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। इससे जो जिसका भी एक्सीडेंट होगा ऑटोमेटिकली उसको चोट लगेगी। गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स। वी शैल बी सेफ इफ वी आर केयरफुल। तो अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एंड कीप लिटल थिंग्स इन माइंड। तो जब हम वी शैल बी सेफ इफ वी आर केयरफुल एंड कीप लिटल थिंग्स इन माइंड। तो जब भी हम अपने आप को मतलब जब भी हम कोई काम केयरफुली करते हैं, जब भी हम ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हम सेफ रहते हैं। We should always follow some safety rules at home, in school and on the roads. तो कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा फॉलो करना चाहिए। एट होम, इन स्कूल एंड ऑन द रूट्स। तो व्हाट आर दीज रूल्स एंड हाउ आर दे फॉलोड, दैट वी आर लर्निंग वन बाय वन। अब स्लाइड की फोटो में देखो कि एक आदमी जो है वो गाड़ी चला के आ रहा है और बॉय जो है वो शायद बिना देखे रोड क्रॉस कर रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो हर्ट हो गया, गिर गया। तो जब भी हम कोई व्हीकल हमें हिट करेगा, हम गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली चोट लगेगी। तो बिना ध्यान दिए हमें कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये दिखाया हुआ है आपको स्लाइड की फोटो में। सेफ्टी एट होम। Accidents at home mostly occur due to careless handling of the household things and touching or using things that are restricted to children. देखो घर में ज़्यादा एक्सीडेंट कैसे अक्कर होते हैं? मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट वो हमारी केयरलेस हैंडलिंग, जब हम बिना ध्यान दिए किसी चीज़ को लापरवाही से हैंडल करते हैं, कोई हाउस होल्ड थिंग है या फिर कोई ऐसी चीज़ को टच कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू चिल्ड्रन, जिसे बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है।
ठीक है, जिसे बच्चों को टच करने के लिए मना किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब मनाही है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरा सी भी केयरलेस हैंडलिंग से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई भी चोट लग सकती है, कोई भी हर्ट हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है नोट टू यूज दिस थिंग्स, नोट टू टच दिस थिंग्स और नोट टू हैंडल दिस थिंग्स। There are many sharp edged things like knife, plate, scissors, etc. at home. देखो घर में कई शार्प एज थिंग्स होती हैं। शार्प एज जो बहुत ही नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे नाइफ हो गया, मम्मा चाकू यूज़ करती होगी वेजिटेबल कट करने के लिए, फ्रूट कट करने के लिए। ब्लेड्स होते हैं, पापा कई बार यूज़ करते हैं शेविंग वगैरह के पर्पस से। और सीजर, कैंची। यू शुड नेवर प्ले विद देम। हमें कभी भी, आप लोगों को कभी भी, बच्चों को कभी भी उन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले। दे कैन कट यूर स्किन। इससे आपकी स्किन कट हो सकती है। ऑलवेज यूज दीज थिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा बड़ों के प्रेजेंस में ही करना चाहिए, उनके सामने ही करना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो नाइफ है, ब्लेड है, सीजर्स हैं। ठीक है, दीज आर थिंग्स विच आर शार्प एट एंड डू नॉट बी हैंडल्ड एंड डू नॉट बी यूज बाय द चिल्ड्रन। अब स्लाइड की फोटो में देखो, एक गर्ल को दिखाया हुआ है जो कि प्ले कर रही है सीजर को लेके। ठीक है, अपना पेपर वगैरह कट कर रही है, तो उसको ब्लीडिंग हो रही है, कट पड़ गया है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई है उसको, कट पड़ गया है और खून निकल रहा है। तो ऑलवेज यूज दिस थिंग्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स मतलब बड़े, जैसे मम्मा है, पापा हैं, बड़ा भाई बहन है, तो उनकी प्रेजेंस में ही अगर यूज़ करना है तो ऑलवेज यूज दिस थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। तो बड़ों के सामने ही अगर इस्तेमाल करना है तो हमेशा बड़ों के सामने ही करना चाहिए, अकेले में उनका अलग से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लेइंग विद मैच स्टिक इज डेंजरस। If necessary, use it in the presence of elders. Always put off the matchstick before throwing it. देखो मैस्टिक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसके साथ प्ले करना डेंजरस मतलब खतरनाक। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े, यूज़ इट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, तो बड़ों के ही सामने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज पुट ऑफ द मैस्टिक बिफोर थ्रोइंग इट। और मैस्टिक कहीं भी डालने से पहले उसे बुझा देना चाहिए। पुट ऑफ मतलब उसके अंदर जो आग है उसको फेंकने से पहले उसे पुट ऑफ कर देना चाहिए, उस आग को बुझा देना चाहिए। आपने इस्तेमाल कर लिया, जैसे सपोज आपको एक कैंडल जलानी है, आपने कैंडल जला ली मैस्टिक की हेल्प से, अब मैस्टिक को पहले बुझाओ और फिर फेंको। ठीक है, बिकॉज इट कैन कॉज फायर, नहीं तो इससे आग भी लग सकती है। तो एक बच्चे को देखो मैस्टिक का यूज़ करते हुए दिखाया गया है, तो हमेशा बड़ों के सामने ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी यूजफुल एज दे मेक आवर लाइफ इजियर, बट इफ नॉट यूज्ड केयरफुली दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक्स। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ पर्सन। देखो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे आयरन जिसे हम प्रेस बोलते हैं, गीज़र है, मोटर है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इससे हमारी लाइफ जो है वो ईजियर है। बट इफ़ नॉट यूज केयरफुली, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करेंगे, केयरफुली नहीं करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक से किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। जैसे देखो स्लाइड की फोटो में दिखाया हुआ है, एक लड़का जो है वो स्विच वगैरह लगा रहा है और नोट केयरफुली, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। ठीक है, जो करंट होगा वो आपकी बॉडी से हमारी बॉडी से पास ऑन हो जाता है, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर कोई भी पर्सन की डेथ हो सकती है। नेवर प्ले विथ प्लग पॉइंट्स, कभी भी प्लग पॉइंट्स के साथ मत खेलो। ठीक है, क्योंकि प्लग पॉइंट्स जब आप उसके अंदर प्लग लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तभी तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता है ना।
ठीक है। अगर आपने गलती से स्विच ऑन कर दिया और उसके प्लग पॉइंट्स को आपने टच कर लिया, ठीक है, तो शॉक किसको लगेगा? उस पर्सन को लगेगा जो अपनी फिंगर से उसको टच कर रहा है। आपने स्विच ऑन कर दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करनी स्टार्ट कर दी ना, आपने प्लग नहीं लगाया लेकिन प्लग पॉइंट्स को आपने टच कर लिया गलती से, किसी ओपन वायर को टच कर लिया, ठीक है। ओपन वायर, जो नेकेड वायर होती है उसको बोलते हैं ओपन वायर, जिसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग उतर गई है। अगर किसी भी वायर के ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग उतर जाए और गलती से वो टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक झट लगता है। और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर हम ठीक से हैंडल नहीं करेंगे या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तो वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। तो हमें ऐसी चीज़ों से कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स और पॉइंट्स विद वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए। वेट हैंड्स, गीले हैंड, ठीक है। हमारे हाथ में पानी लगा हुआ है और हमने गलती से भी अगर किसी पॉइंट को टच कर लिया तो इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक। डोंट टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर इन यूज, स्विच ऑफ देम ऑफ बिफोर टचिंग। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो काम कर रहा है उसे कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तभी तो वो काम कर रहा है। उसे पहले स्विच ऑफ करना चाहिए और उसके बाद ही उसे टच करना चाहिए, मतलब बिफोर टचिंग स्विच देम ऑफ। तो टच करने से पहले उसे स्विच ऑफ कर दो, उसे बंद कर दो, बटन को ऑफ कर दो और सिर्फ तभी टच करो। नेवर ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू डोंट नो अबाउट। और कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। मम्मा ने कोई दवाई रख रखी है, कोई कुछ, कोई या और कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है और मम्मा घर पे नहीं है या कोई एल्डर घर पे नहीं है, तो बिना उस चीज़ के बारे में पता लगाए कभी भी उस चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन और ड्रग विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स और डॉक्टर। बिना डॉक्टर या बिना पेरेंट्स के कंसल्ट किए बिना, उनको बताए बिना कोई भी मेडिसिन हमें इनटेक नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल भी इनटेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सपोज मम्मा घर पे नहीं है, आपको चलो स्टमक पेन हो रहा है, वो ये दवाई मम्मी ने उस दिन भी दी थी, इसी को ले लेते हैं, तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। बिना पेरेंट या डॉक्टर के प्रेजेंस के बिना, उनके कंसल्ट किए बिना हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कई बार 2-3 मेडिसिन एक जैसी भी लग सकती हैं देखने में, बट हो सकता है उनमें कोई अंतर हो, डिफरेंस हो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो बिना पेरेंट्स या डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना कोई भी ड्रग या मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बी केयरफुल ऑफ द स्लिपरी फ्लोर ऑफ योर बाथरूम। स्पिल्ड वाटर, ऑयल और अदर लिक्विड शुड बी क्लीन इमीडिएटली। कभी भी आप स्लिपरी मतलब जैसे ऐसी चीज जहाँ पर स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा फ्लोर, जैसे आपके बाथरूम में पानी गिरा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर केयरफुली जाना चाहिए, क्योंकि स्पिल्ड वाटर, बिखरा हुआ पानी हो, ऑयल हो या कोई भी लिक्विड जो गिर गया आपसे, शुड बी क्लीन्ड इमीडिएटली। उसको जल्दी से, इमीडिएटली मतलब जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज पे फिसलने के चांस, स्लिप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें बाथरूम वगैरह में केयरफुली जाना चाहिए और कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है तो उसे फटाफट क्लीन कर देना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल विथ फायर क्रैकर्स। हमें फायर क्रैकर्स को बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर हम फायर क्रैकर से बच्चे खेलते हैं, ठीक है, लेकिन उनको, उनके साथ खेलते वक्त भी हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। दे एक्सप्लोड एंड कैन कोज बर्न, क्योंकि वो जैसे ही उनको आग मिलती है वो एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोड करने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जैसे फायर क्रैकर, पटाखे हैं, है ना, उसी को फायर क्रैकर बोलते हैं। उनको आग मिलते ही वो क्या करते हैं, एकदम फटाफट जल के और एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। आवाज आती है बहुत तेज से और आग पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फूटते हैं, तो उससे कोई भी बर्न कोज हो सकता है। ऑलवेज लाइट देम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स।
और अगर आप उन्हें लाइट कर भी रहे हो, उन्हें जला रहे हो, तो हमेशा बड़े मतलब एल्डर्स की प्रेजेंस में ही करना चाहिए. Do not play or fly kites on the terrace as you may fall down and get hurt. You should go to the park or an open place to fly kites. पतंगे वगैरह उड़ाने के लिए, काइट फ्लाइंग के लिए कभी भी आपको टेरेस पे नहीं जाना चाहिए, छत पे नहीं जाना चाहिए. वहां से गिरने के चांसेस रहते हैं. यू मे फॉल डाउन. थोड़ी सी केयरलेसनेस होते ही बच्चा नीचे गिर सकता है. ठीक है. जैसे स्लाइड की फोटो में देखो, एक बॉय जो है वो काइट फ्लाइंग कर रहा है और बिल्कुल एज पे खड़ा है. तो थोड़ी सी केयरलेसनेस होने पे बच्चा जो है वो नीचे गिर सकता है और हर्ट हो सकता है. अगर काइट फ्लाइंग करनी है तो पार्क में जाना चाहिए और एन ओपन प्लेस, कोई भी खुली जगह पे जाना चाहिए और वहां पर काइट फ्लाइंग करनी चाहिए. टेरेस पे काइट फ्लाइंग, छत पे काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए. So my lecture is over and you have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also have written practice. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.